हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 10 व्रत, सर्किट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा बेसिक सिखाऊंगा। व्रत के बारे में सामान्य जानकारी मैं आज आपको दूंगा। बच्चों, इस अध्याय 10 व्रत की महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी देने से पूर्व मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो और आप निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। देखो बच्चों, हम आज से शुरुआत कर रहे हैं एक नए अध्याय के साथ, अध्याय नंबर 10 व्रत। व्रत क्या होता है सब जानते हैं। सामान्यतः आप सब जानते हो, व्रत एक गोल आकृति होती है। देखो व्रत के बारे में हम क्या डेफिनेशन देंगे, व्रत के बारे में आपको क्या समझाएंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, एक व्रत किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। यानी व्रत एक तल में स्थित होता है। एक व्रत किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हों। एक व्रत के 3 भाग होते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा परिभाषा के अनुसार व्रत को आपको मैं बना के समझाऊंगा। क्या हो रहा है? एक व्रत किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। देखो बच्चों, मान लो ये हमारा एक तल है, ये हमारा क्या है? तल है जिसके ऊपर एक व्रत बनाने जा रहे हैं। व्रत की परिभाषा के अनुसार मैंने क्या समझाया कि एक स्थिर बिंदु ले लो, चाहे आप नीचे ले लो, चाहे आप इधर ले लो, चाहे इधर ले लो। मान लो मैंने एक स्थिर बिंदु ले लिया, ये ठीक है, ये मैंने एक स्थिर बिंदु ले लिया। अब इस हमारे तल में बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। परिभाषा के अनुसार क्या होता है? एक व्रत किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है। मान लो यहां से बस समान दूरी पर लेंगे एक बिंदु, मान लीजिए अपने सभी बिंदु ले लिए। अब इस सभी बिंदु की क्या दूरी समान है। मान लो यहां से लेके ये दूरी, 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 ये दूरी, ये सभी दूरी क्या बच्चों यहां पे समान है। तो हम इसको मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा? अपना एक व्रत बन जाएगा, राइट। ये लो, ठीक बात है। तो आपके समझ में आ गया एक व्रत क्या होता है। एक व्रत किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। एक व्रत के 3 भाग होते हैं बच्चों। आ सकता है आपके 1 नंबर का सवाल कभी कोई पूछ लेता, बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा गया था। तो इंपोर्टेंट चीज है, एक व्रत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। देखो बच्चों, ये हमारा व्रत है, एक भाग तो ये रहा, दूसरा भाग इधर मान लो और तीसरा भाग इधर मान लो। तो एक व्रत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक व्रत के अंदर होता है जो बनता है, और 2 भाग साइड में हो जाते हैं। तो एक व्रत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया एक व्रत किससे कहते हैं। एक व्रत किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। देखो हमारा एक स्थिर बिंदु ये है, केंद्र जिसको बोलते हैं, ये क्या व्रत का केंद्र।
अब देखो यहां से ये बिंदु है, इन सभी बिंदुओं की इस केंद्र से दूरी क्या होती है? समान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम त्रिज्या भी कहते हैं, राइट। अब देखो बच्चों नंबर 2 पॉइंट, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ज्यादा स्पर्श यानी छूना, छूने वाली रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा के बारे में समझाऊंगा। वह रेखा जो कि किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है, तथा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो आज हमने सीख लिया स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बारे में। बच्चों वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो कि किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है, तथा जिस बिंदु पर वह रेखा स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे बच्चों को समझा रहा हूं आपको, देखो कि मान लो हमारा एक वृत्त है, राइट, ये इसका केंद्र है। अब हम बाहर कहीं भी एक बिंदु ले लो, मान लो हमने बिंदु ले लिया, केंद्र ओ है, बिंदु हमने ले लिया टी। अब इस बिंदु को देखो इनसे मिलाते हुए खींचूंगा, इधर भी खींच सकता हूं। तो देखो बच्चों, मान लो ये ए लिख दिया, ये मैंने लिख दिया बी। अब ये पी ए रेखा इस वृत्त को कहां स्पर्श कर रही है? मान लो यहां पे कर रही है, ये हमारे पास सी बिंदु पर, और यहाँ पी बी रेखा वृत्त को कहां स्पर्श कर रही है? डी बिंदु पर। तो देखो ये पी सी ए और ये पी डी बी, ये दोनों क्या हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से रेखा बढ़ा रही है, यहाँ पे सी पर स्पर्श कर रही है, ये पीडी पर। तो देखो ये पी सी स्पर्श रेखा और ये पीडी स्पर्श रेखा दोनों क्या होगी? बराबर। तो वृत्त के बाहर जब कोई एक बिंदु होता है तो उसकी अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, राइट। वृत्त के बाहर जब कोई बिंदु होता है उस बिंदु से अपन वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। ये पीसी और पीडी के स्पर्श रेखा, और दोनों हमेशा माप में समान होती है बच्चों। वृत्त के बाह्य बिंदु से ये बाहर के बिंदु खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब मान लो यही वृत्त बना दूं मैं, और इस वृत्त पर कहीं भी बिंदु ले लिया, हमारा केंद्र है, मान लो एक बिंदु मैंने यहां ले लिया पी। अब इसको मिला दो आप, ये त्रिज्या है, ये लो। अब देखो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया ए और ये बी, तो ये एपीबी भी स्पर्श रेखा है। ये एपीबी भी क्या है? स्पर्श रेखा, क्योंकि इस वृत्त को कहां छू रही है? पी बिंदु पर। तो पी बिंदु तो स्पर्श बिंदु है और एपीबी स्पर्श रेखा है। यहाँ सी बिंदु और डी बिंदु स्पर्श बिंदु है, तथा पीसी और पीडी क्या है? स्पर्श रेखा। ये दोनों का माप समान होगा। तो यहाँ कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2, क्योंकि वृत्त के बाहर बिंदु पी है और यह पी बिंदु कहाँ है? वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो आपके समझ में आ गया बच्चों, इसकी एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु की 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त में स्थित किसी बिंदु की हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, नंबर 3 छेदन रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो कि वृत्त को किन्हीं 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। मान लो ये रेखा खींची मैंने, तो यहाँ पे देखो ये रेखा क्या है? एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, हम 2 बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श रेखा। ये यहाँ इस वृत्त को 2 बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद काटती जा रही है। ये हमारी रेखा एल है, इस रेखा एल क्या कर रही है? इस वृत्त को ए बिंदु और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारी क्या है? छेदन रेखा। ये हमारी क्या है? छेदन रेखा है बच्चों, इस प्रकार की रेखा है, ठीक है। ये किसी प्रकार से आ सकती है, हम ऐसे भी काट सकते हैं। ये रही, ये 2 बिंदु आ गए, ये रही, ये 2 बिंदु आ गए, ये रही, ये 2 बिंदु आ गए, राइट। तो छेदन रेखा आप समझ गए, वह रेखा जो कि वृत्त को किन्हीं 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, वृत्त की जीवा किससे कहते हैं? वृत्त के केंद्र को छोड़ती हुई एक रेखा, मतलब वृत्त के केंद्र को नहीं देना, वृत्त के केंद्र को छोड़ देना है। वृत्त के केंद्र को छोड़ती हुई एक रेखा जो कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर मिलती है। देखो बच्चों, हमारे पास में एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अब देखो एक रेखा तो मैं खींच सकता हूं ऐसे, ध्यान देना, वृत्त के अंदर से,
एक में खींच सकता हूं, या वृत्त को छोड़ती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त के इस परिधि को देखो, एक बिंदु ये रहा ए और एक बिंदु ये रहा बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। तो बताओ सी डी और ए बी में क्या खास बात है? सी डी भी क्या कर रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, सी और डी, और ए बी भी दो बिंदु स्पर्श कर रहा है, ए और बी। लेकिन इसमें एक समानता क्या है, ये सी डी वृत्त के अंदर से जा रहा है और ए बी वृत्त के केंद्र को छोड़ता जा रहा है। हम जीवा की परिभाषा सीख रहे हैं, वृत्त के केंद्र को छोड़ती हुई एक रेखा, तो ये ए बी रेखा क्या है, वृत्त के केंद्र को छोड़ दिया हमने, वृत्त के केंद्र से नहीं जा रही, तो ए बी क्या होगी, हमारी जीवा होगी। ये भी हमारी क्या होगी बच्चों, जीवा होगी। ऐसे बहुत सारी हम जीवा खींच सकते हैं। अब देखो आगे लिखा है, ध्यान देना, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त के केंद्र से जाती हुई एक रेखा, यहां तो क्या छोड़ती हुई, और यहां क्या है, केंद्र से जाती हुई। जीवा तो क्या होती है, वृत्त के केंद्र को छोड़ती हुई जाती है, जबकि वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से जाता है। तो वृत्त के केंद्र से जाती हुई एक रेखा जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है। देखो बच्चों, ये रेखा सीधी है, इस वृत्त को दो बिंदु सी और डी पर मिलती है। कहां से जा रही है, वृत्त के केंद्र में से। तो वृत्त के केंद्र से जाती हुई वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर मिलती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। और वृत्त के केंद्र को छोड़ती हुई रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर मिलती है, वो जीवा कहलाती है। अभी जो हमारा व्यास है सीडी, ये हमारा क्या है, व्यास सीडी। व्यास भी एक प्रकार की जीवा ही होती है। आगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो याद रखना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। राइट, अब आप ध्यान देना, वृत्त की जीवा और व्यास के बारे में आप अंतर समझ गए कि जीवा तो क्या होती है, वृत्त के केंद्र को छोड़ती हुई जाती है, जबकि वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। राइट, अब देखो आगे वृत्त की त्रिज्या 6 पॉइंट। वृत्त की त्रिज्या किससे कहते हैं, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। देखो बच्चों, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, बड़ी सरल तरीका आप समझ जाओगे। देखो ये हमारा एक वृत्त है, राइट, ये इसकी परिधि है और ये इसका केंद्र है। इस परिधि पर आप कहीं भी बिंदु ले लो, मान लो मैंने एक बिंदु यहां ले लिया, इसका नाम है पी, आप ओ को पी से मिला दो, तो ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या। मान लो आप बिंदु यहां ले लो क्यू, आप इसको मिला दो, तो ये भी क्या है, त्रिज्या। ऐसे बने, ये ओ की त्रिज्या है और ओ की त्रिज्या। त्रिज्या को हमेशा किससे नोट करते हैं, आर से। त्रिज्या को किससे नोट किया जाता है, आर से, रेडियस। आप ध्यान देना, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा। इसका मतलब ये सभी त्रिज्या, देखो ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सब त्रिज्या है। और त्रिज्या को माप हमेशा समान होता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान माप की होती है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आप अगला पॉइंट नंबर 7, इसमें लिखा है वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या से दुगुना होता है। आपके समझ में आ गया। देखो यहां पे ये हमने बनाया वृत्त का व्यास, ये सीडी, क्या वृत्त का व्यास। अब देखो यहां से ये केंद्र है और देखो मान लो मैंने इसको छोड़ दिया, ये लो ध्यान दो, ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त की परिधि पर बिंदु क्या डी, ये केंद्र है। तो भी त्रिज्या की परिभाषा कैसे गई, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, तो ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि का बिंदु क्या है, भी, इसको मिला दिया अपन ने और कोटि से ये क्या होगी, त्रिज्या। अब मान लो इसी को मैं आगे बढ़ा दूं, ये लो, ठीक है। तो ये सीडी क्या हमारा, ये सीडी हमारा क्या है, यहाँ पे वृत्त का व्यास, जबकि ये ओसी, ये भी आर, ये भी आर और ये भी क्या है, आर है। तो ये ओसी भी हमारी क्या है, त्रिज्या, और ओडी भी हमारी त्रिज्या है, तो डबल हो गई, अर्थात दो त्रिज्या मिलकर क्या बनता है, केंद्र से ये व्यास। तो ये व्यास क्या हो गया, ये व्यास हमारे त्रिज्या का दुगुना हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके पास में देखो आप, इसके बाद सिखाएंगे आपको पॉइंट नंबर 8। अब देखिए बच्चों,
पॉइंट नंबर 8, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों से समकोण बन जाता है। देखो बच्चों, ये हमारे क्या है, एक वृत्त है, इसका क्या है, केंद्र है। अब देखो मान लो एक बिंदु ने यहां ले लिया P, ये इसकी स्पर्श रेखा हमने खींच दी, ठीक है। मान लो यहां मैंने A और यहां B, ये AP भी क्या है, इस P बिंदु की स्पर्श रेखा है। मैं इस P बिंदु को क्योंकि इससे मिलाऊंगा त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्या होती है, लंबवत, अर्थात इनसे बनने वाला कोण क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। इनसे बनने वाला कोण क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, अर्थात स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बनने वाला, ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या, इनसे बनने वाला कोण क्या बन जाता है, समकोण बन जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बन जाता है, राइट। अब देखो तो पॉइंट नंबर 9, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते, एक ही वृत्तखंड क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान देना, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। ये इसकी मैंने मान लो कोई जीवा खींच दी, ध्यान देना, ये इसका केंद्र है, एक जीवा मैंने ये खींच दी, एक मान लो जीवा हमारी ये, ठीक है। अब आप ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लो हमने इनको मिला दिया, ठीक है, और इसका क्या व्यास है, तो ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इधर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते, बराबर होते। अब देखो इसका पॉइंट नंबर 10, ध्यान देना, हमने 9 पॉइंट तक आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 10 देखो क्या लिखा है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इट मींस अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। देखो बच्चों, ये हमारा एक वृत्त है, ये इसका क्या केंद्र। अब देखो मान लो ये मैंने क्या खींच दी, जीवा। तो जीवा क्या करती है, वृत्त को 2 असमान भागों में बांटती है, वृत्त को 2 टुकड़ों में बांटती है, एक छोटा और एक बड़ा। ये छोटा वाला क्या रहेगा, लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा वाला हिस्सा ये क्या रहेगा, दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन अर्धवृत्त कब बनता है, अर्धवृत्त बनता है हमेशा व्यास से। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये इसका क्या केंद्र, यहां से हमने एक व्यास खींच दिया, ठीक है, ये व्यास खींच दिया। तो ये वृत्त 2 समान भागों बढ़ गया, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, यानी 2 अर्धवृत्तों में विभाजित हो गया। लिखा क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप कहीं भी इस अर्धवृत्त में बिंदु ले लो, मान लो यहां ले लिया हमने, ये बिंदु ने ले P, आप इस बिंदु को इन दोनों सिरों से मिला दो, इससे मिला दो, इससे मिला दो, तो ये समकोण बनेगा। आप यहां बिंदु ले लो, मान लो Q, आप Q को इससे मिला दो, इससे मिला दो, तो ये भी क्या बनेगा, समकोण। आप यहां कोई बिंदु ले लो, मान लो R, आप इस R को इससे मिला दो, R को इस B से मिला दो, ये भी क्या बनेगा, समकोण। आप इसे भी ले सकते हो अर्धवृत्त में, मान लो हमने बिंदु ले लिया यहाँ पे S, अब इस S को इस S से मिलाओ, B से मिलाओ, ये बन गया समकोण। मान लो यहां हमने कोई बिंदु ले लिया T, इस T को इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, ये बन गया समकोण। अब आपके समझ में आ गया अच्छे से कि अर्धवृत्त में बना कोण बच्चों क्या होता है, समकोण होता है, राइट। अब देखो 11 पॉइंट, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र है, और ये इसकी जीवा है, ठीक है। अब यदि हम यहां से इस केंद्र से इस जीवा AB पर मान लो लंब डालेंगे, लंब है समकोण, तो आप यहां समकोण बना दो, ये इधर समकोण, इधर समकोण, और ये बिंदु लिखिए हमने मान लो P, तो ये AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, यानी AP भाग और P, ये AB जो जीवा थी 2 भागों में बढ़ जाएगी, समान 2 भागों में, एक भाग AP, दूसरा भाग PB, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये नियम आपको याद करने, इसकी प्रमेय भी होती है, प्रमेय में आपको समझाऊंगा फिर। अब यहां नियम देखो, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया जीवा को क्या करता है, ये समद्विभाजित
करता है। आगे देखो पॉइंट नंबर अपने पास में 12, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अंत का मतलब बराबर। देखो बच्चों ये हमारे पास में यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, मान लो एक जीवा ये रही और एक जीवा ये रही। ये जीवा ए बी है और ये जीवा कौन सी सी डी, दोनों समान माप की है। दोनों क्या है? समान माप की। ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र को इस दोनों से मिला दो तो ये कोण कौन सा बन गया? ये कोण बन गया एओबी। इस जीवा ए बी से केंद्र पे कोण कौन सा बन गया? एओबी। इसी प्रकार आप ध्यान दो बच्चों, मान लो ये हमारा केंद्र, इसको आप इससे मिला दो तो इधर कोण कौन सा बन गया? सीओडी। ये एओबी केंद्र का बन रहा है और सीओडी भी केंद्र बन रहा है। चूंकि ये दोनों जीवाएं समान माप की है तो ये दोनों कोण केंद्र बनने वाले भी क्या होंगे? समान माप के होंगे। तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र बराबर कोण अंकित करती है। एक बिंदु से अनंत वृत्त खींच सकते हैं हम। देखो बच्चों हमारे पास एक वृत्त है, एक बिंदु है। अब इस बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हैं अपन? 1 2 3 4 5 अनंत। एक बिंदु से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं? एक बिंदु से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं और 3 असरेखीय बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए बच्चों ये 3 बिंदु हमारे पास, ये 3 बिंदु हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं से ध्यान देना, ये 3 बिंदु है, एक वृत्त खींच सकते हैं हम। ये लो, तो 3 असरेखीय बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, सरेखीय। आई समझ में? इनसे हम कोई वृत्त नहीं खींच सकते क्योंकि या तो ये ऐसे आएगा वृत्त, अथवा ऐसे आएगा, अथवा ऐसे आएगा। हर कंडीशन में एक बिंदु छूट जाता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। देखो वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष है तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। इधर इस बी और डी का जोड़ भी कितना होगा? 180 होगा। ये दोनों क्या होते हैं? इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। देखो वृत्त की त्रिज्याओं में चाप से त्रिज्यखंड बनते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या केंद्र है, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है और ये वृत्त का चाप है, ये चाप। तो ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वृत्त की जीवा और चाप से वर्गखंड बनता है। ये क्या केंद्र और ये क्या है? और ये वृत्त का क्या है? व्यास, तो ये बनता है वर्गखंड। तो देखो वृत्त की त्रिज्या और चाप से बनता है त्रिज्यखंड और वृत्त की जीवा और चाप से बनता है वर्गखंड। इस प्रकार बच्चों ये मैंने आपको बेसिक सिखाया और आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। आप इसको अपनी नोटबुक में उतारना और बाकी में इसके बाद कल आपको इस प्रश्न की प्रमेय थोड़ी समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।